हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आलोक कुमार आप सभी विद्यार्थियों का खजाना इसके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। इस तरीके से अभी हम लोगों ने एनसीईआरटी की बुनियादी बैच को स्टार्ट किया है, पॉलिटी क्लास की, उसी को अभी हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या कहता है। देखिए यहाँ पे आपका इकाई 3 है, ठीक ना। और इस इकाई 3 में ये कहता है, देखिए क्या कहता है, न्यायपालिका। क्या कह रहा है? न्यायपालिका। देखिए यहाँ पे 3 तरीके की बात को पहले हम समझेंगे। एक होता है हमारा कार्यपालिका। क्या होता है? एक होता है कार्यपालिका, एक होता है हमारा विधायिका, विधायिका, और एक होता है हमारा न्यायपालिका। क्या होता है? न्यायपालिका। देखिए विधायिका कानून बनाता है, कार्यपालिका लागू करता है, और न्यायपालिका उसको चेक करता है कि यह गलत अगर हो रहा है तो उस पर क्या करेगा? रोक टोक भी करने का काम करेगा। अब यहां आया न्यायपालिका। देखिए हमारे भारत में ना, हमारे भारत की अगर हम बात करें तो एकत्र न्यायपालिका है, मतलब एकात्मक न्यायपालिका। जैसे समझ लीजिए यहाँ पे क्या कह रहा है, सबसे ऊपर होगा सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय कह दीजिए या उच्च न्यायालय कह लीजिए, ठीक है। ठीक, उसके नीचे होगा हमारा उच्च न्यायालय, उच्चतम सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, इसी को कहते हैं उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। उसके नीचे होगा हमारा जिला या अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है ना। 3 तरीके की न्यायालय की व्यवस्था हमारे यहाँ क्या किया गया है? दिया गया है। बात समझ में आ रहा है ना। अब हम इसमें आगे देखते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। चलिए आगे देखते हैं। ये कह रहा है शिक्षकों के लिए कुछ मैसेज है, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, इन अध्यायों के जरिए विद्यार्थियों को न्यायपालिका से परिचित कराया जा रहा है। इस व्यवस्था के पुलिस अदालत जैसे कुछ आयामों के बारे में बच्चे पहले से ही काफी कुछ जानते होंगे। वे मीडिया के जरिए या अपने निजी अनुभवों के आधार पर इन संस्थानों के बारे में जानते हैं। जानते हैं ना कि भाई न्यायपालिका है, ये तो जान रहे हैं। इस इकाई में मुख्य प्रयास यह है कि न्याय व्यवस्था की बुनियादी जानकारी और आपराधिक न्याय व्यवस्था से संबंधित उपयोगी जानकारियों को जोड़ा जाए। ठीक, अध्याय 5 में जो मुद्दे उठाए गए हैं उन पर अगली कक्षाओं में भी बल दिया जाएगा। इन अध्यायों को पढ़ाते हुए विद्यार्थियों को इस बात का एहसास कराए संविधान के सिद्धांतों को कायम रखने में न्यायपालिका कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक, अध्याय 6 में आपराधिक न्याय व्यवस्था से जुड़े विभिन्न व्यक्तियों की भूमिका बताई गई है, ताकि विद्यार्थी हर व्यक्ति की भूमिका और न्याय के विचार को समझ सके। मतलब चैप्टर वाइज चैप्टर बताया भी गया है, ठीक ना, कि ये क्या है, इसको कैसे समझ सके। फिर कह रहा है अध्याय 5 शुरू करने से पहले पिछली इकाई में हुई कानून के शासन, देख रहे हो ना, यहाँ क्या कह रहा है, कानून के शासन चर्चा को दोहरा लेना अच्छा रहेगा। इसके बाद ही कानून के शासन को कायम रखने में न्यायपालिका की भूमिका पर चर्चा शुरू की जा सकती है। अध्याय 5 में न्यायपालिका से संबंधित 5 अलग अलग लेकिन एक दूसरे से जुड़ी अवधारणाओं पर चर्चा की गई है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता उसकी जिम्मेदारियों के निर्वाह के लिए, समझ में आ रहा है ना क्या है? कह रहा है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका में किसी के हस्तक्षेप नहीं है, वह स्वतंत्र है। अगर स्वतंत्र नहीं होगा तो वह सही से काम नहीं कर पाएगा। क्या कह रहा है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता की जिम्मेदारियों के निर्वाह के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह काफी जटिल विचार है, लेकिन बच्चों को इसे समझना पड़ेगा। इसे बुनियादी स्तर पर ऐसी निर्णय प्रक्रियाओं के उदाहरणों से समझाया जा सकता है जिनसे विद्यार्थी परिचित है। इसकी संरचना को एक मामले के जरिए दिखाया गया है। विद्यार्थियों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाए कि न्यायिक प्रक्रिया की कार्य पद्धति को समझने के लिए कुछ अन्य मामलों पर भी चर्चा करें। तब समझ में आ रहा है ना। इसका कहने का मतलब यह है कि न्यायिक प्रक्रिया को भी आपको समझना चाहिए।
ठीक ना। फिर कह रहा है, आगे देखते हैं क्या कह रहा है। फिर कह रहा है कि इसकी संरचना को एक मामले के जरिए दिखाया गया है। विद्यार्थियों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाए कि न्यायिक प्रक्रिया की कार्य पद्धति को समझने के लिए कुछ अन्य मामलों पर भी चर्चा करें। न्याय तक पहुंच, देख रहा हो ना क्या कह रहा है, न्याय तक पहुंच, न्याय तक पहुंच एक टॉपिक दे दिया, न्याय तक पहुंच। ठीक है, न्याय तक पहुंच इस शीर्षक इस अध्याय की अंतिम अवधारणा में जनहित याचिका PIL, देख रहे हो ना यहाँ, इस सब पे क्वेश्चन समझिएगा। PIL कह रहा है जनहित याचिका, जनहित याचिका, क्या कह रहा है, जनहित याचिका की भूमिका पर जोर दिया गया है। इस हिस्से में न्याय मिलने में विलंब का भी जिक्र किया गया है। इस भाग की चर्चा करते हुए मौलिक अधिकारों के बारे में बच्चों की बढ़ती समझदारी का इस्तेमाल करें। समझ आ रहा है? अब यहां समझिए क्या कह रहा है। मौलिक अधिकार की बात कह रहा है, मतलब आपने पढ़ा होगा या फिर मैंने शायद बताया भी हूं, ठीक है, कि अगर किसी व्यक्ति को मौलिक अधिकार का हनन होता है तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। ठीक ना, मतलब कि इससे क्या मतलब है, सुप्रीम कोर्ट क्यों, सुप्रीम कोर्ट की ताकत को आपको समझने के लिए, सुप्रीम कोर्ट की ताकत को समझिए, ये कहने का मतलब है, इसका कहने का है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में आप जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, तुरंत से तुरंत इस पे एक्शन लेने के बाद क्या करती है, उस व्यक्ति को मौलिक अधिकार जो वंचित है उसको दिलाने का काम करता है। फिर कह रहा है अध्याय 6 के जरिए बच्चों को आपराधिक न्याय व्यवस्था से जुड़े विभिन्न व्यक्तियों की भूमिका तथा निष्पक्ष मुकदमे की प्रक्रिया से परिचित कराया जाएगा। सुना रहा है ना, आपराधिक मामले से। फिर कह रहा है इस अध्याय की शुरुआत एक चित्र कथा पट से होती है जिसमें चोरी की एक घटना का वर्णन किया गया है। इस कहानी के माध्यम से पुलिस, सरकारी वकील, न्यायाधीश की भूमिका तथा निष्पक्ष मुकदमे के बारे में चर्चा की गई है। आगे देखेंगे, इस बात की काफी संभावना है कि इन चीजों के बारे में विद्यार्थियों की अपनी एक राय हो, तो एक अपनी भी आपकी राय क्या हो उसके बारे में कह रहा है। हो सकता है वे आपराधिक न्याय व्यवस्था के बारे में काफी नकारात्मक या निराशापूर्ण राय रखते हो। शिक्षक के नाते आपकी जिम्मेदारी यह है कि इस अध्याय में दिए गए आदर्शों की चर्चा के जरिए उनकी इस निराशा को दूर करें। के लिए दो तरीके अपनाए जा सकते हैं। एक तो आप इस बात पर जोर दे सकते हैं कि आदर्श कार्य पद्धति क्या है और भारतीय संविधान में दिए गए सिद्धांतों के साथ उनका क्या संबंध है। अब समझ में आ रहा है ना। दूसरा तरीका यह है कि इन संस्थानों के कामकाज में सचेत और जागरूक जनता के योगदान को दोहराया जाए। ये कह रहा है कि आप कितने एक्टिव हैं, आप कितने जागरूक हैं हमारे न्यायपालिका के बारे में, आप कितने तक जानते हैं हमारे न्यायपालिका की विधि व्यवस्था को, हमारे न्यायपालिका के कार्य क्षेत्र को, इसी के बारे में यहाँ पे जानने की चर्चा किया गया है। फिर कह रहा है, देखिए आगे, अब देखिए क्या कह रहा है। न्यायपालिका क्या है, न्यायपालिका। देखिए इसमें न्यायपालिका का क्या काम है, जरा उसको हम अभी देखते हैं। देखिए अखबार पर नजर डालते ही आपको देश भर की अदालतों द्वारा किए जा रहे कामों की झलक मिलने लगती है। नहीं देखते हो, फला कोर्ट ने फला जजमेंट दिया, फला कोर्ट ने ऐसा किया, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि हमें इन अदालतों की जरूरत क्यों पड़ती है। अदालतों की जरूरत क्यों पड़ती है। जैसा कि आप इकाई 2 में पढ़ चुके हैं, हमारे देश में कानून का शासन चलता है। क्या कानून शासन चलता है, कानून का शासन क्या चलता है, कानून का शासन चलता है। इसका मतलब यह है कि सभी कानून सभी लोगों पर समान रूप से लागू होते हैं और जब किसी कानून का उल्लंघन किया जाता है एक निश्चित प्रक्रिया अपनाई जाती है। कानून के शासन को लागू करने के लिए हमारे पास एक न्याय व्यवस्था है। इस व्यवस्था में बहुत सारी अदालतें हैं जहां नागरिक न्याय के लिए जा सकते हैं। राज्य का अंग होने के नाते न्यायपालिका भी भारतीय लोकतंत्र की व्यवस्था बनाए रखने में
अहम भूमिका निभाती है। यह इस भूमिका को केवल इसलिए निभा पाती है क्योंकि यह स्वतंत्र है। क्या है हमारे यहाँ न्यायपालिका, पालिका कैसा है? स्वतंत्र है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कैसा है? स्वतंत्र है। स्वतंत्र न्यायपालिका का क्या मतलब होता है? क्या आपके आसपास की अदालत और नई दिल्ली में स्थित सर्वोच्च न्यायालय के बीच में कोई संबंध है? बिल्कुल है, ठीक ना। देखेंगे यहाँ क्या कह रहा है। इस अध्याय में आपको इन सवालों का जवाब मिल जाएगा कि सर्वोच्च, देखिए सर्वोच्च न्यायालय का फोटो देखिए, दिख रहा है ना, यही क्या है? सुप्रीम कोर्ट है। ये क्या है? सुप्रीम कोर्ट। ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट यही है दिल्ली वाला, ठीक ना। चलिए अब इसमें कह रहा है न्यायपालिका की क्या भूमिका है। न्यायपालिका की भूमिका के बारे में थोड़ी सी हम लोग जानते हैं। देखिए अदालतें बहुत सारे मुद्दों पर फैसले सुनाती है। वे यह तय कर सकती है शिक्षकों को विद्यार्थियों की पिटाई नहीं करनी चाहिए। कौन तय करेगा? अदालत, ठीक। वे राज्यों के बीच नदियों के पानी के बंटवारे पर फैसला दे सकती है। वे किसी अपराध के लिए लोगों को सजा दे सकती है। न्यायपालिका के कामों को मोटे तौर पर निम्नलिखित भागों में बांट दिए हैं। अब ये सब काम बांटा गया है, देखते हैं क्या क्या काम है। विवादों का निपटारा, विवादों का निपटारा, न्यायिक व्यवस्था, नागरिक व सरकार, दो राज्य सरकारों और केंद्र व राज्य सरकारों के बीच पैदा होने वाले विवादों को हल करने की क्रियाविधि मुहैया कराती है। समझ में आ रहा है क्या कह रहा है? न्यायिक व्यवस्था नागरिकों मतलब आम जनता, फिर जनता और सरकार, फिर कह रहा है दो राज्य सरकारों मतलब मान लीजिए यूपी और दिल्ली वाला सरकार के बीच में आ गई मामला, और केंद्र व राज्य सरकारों के बीच मतलब उत्तर प्रदेश और भारत सरकार, केंद्र सरकार के बीच किसी तरीके का कोई अगर विवाद पैदा होता है तो वो हल करता है कौन? न्यायपालिका। फिर कह रहा है न्यायिक समीक्षा, संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास ही होता है। इस नाते यदि न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है, आधारभूत ढांचे का मतलब संविधान से हटके कोई अगर है तो वह उस कानून को रद्द कर सकती है। इसे न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। मतलब समझ में आया? इस कह रहा है कि अगर न्यायपालिका को लगता है कि संसद ने कोई ऐसा कानून पारित कर दिया जो संविधान से हटके है, यानी जो संविधान के फेवर में नहीं है, ठीक, तो क्या होगा? उसको रद्द करने का अधिकार भी हमारे यहाँ दिया गया है, ठीक। अब कह रहा है कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर देश के किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है, अगर लगता है तो, नहीं लगेगा तो नहीं होगा, कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। अभी मैंने क्या बताया था कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पे वह व्यक्ति कहाँ अपील कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय। तो वह सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जा सकता है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक ना, कहाँ जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय। उदाहरण के लिए कक्षा 7 की किताब में आपने हाकिम शेख के बारे में पढ़ा था, जो खेतिहर थे। वे चलती हुई ट्रेन से गिरकर घायल हो गए थे, याद है ना, और उसको क्या किया था? डॉक्टर ने इलाज करने से मना कर दिया था, याद आ रहा है ना, काफी ब्लड गिर गया था। फिर बेचारा वो प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाया, है नहीं, और वह कहाँ गया था? लास्ट में न्यायपालिका के पास जब गया तो न्यायपालिका ने उस सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर को 1 लाख रुपया जुर्माना के रूप में दिया था। आपको याद होना चाहिए अगर पढ़े हैं तो। देखिए जब कई अस्पतालों ने उनका इलाज करने से इनकार कर दिया, देख रहे हो ना, तो उनकी हालत क्या हो गई थी? काफी खराब हो गई थी। हम लोगों ने पढ़ चुके हैं इस पे। इसी मामले की सुनवाई के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया कि अनुच्छेद 21 में प्रत्येक नागरिक को जीवन का मौलिक अधिकार दिया गया है, ठीक ना, जीवन का मौलिक अधिकार, जीने का अधिकार उसको है, ठीक, और उसका इलाज नहीं हो पाया तो मर भी सकता था, और इसमें व्यवस्था का अधिकार भी शामिल है। फलस्वरूप न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को आदेश दिया कि वह अस्पतालों की लापरवाही के कारण हाकिम शेख को जो
नुकसान हुआ है उसका मुआवजा दे। अब समझ में आया ना। अब क्या हुआ, डॉक्टर ने अगर हकीम शेख का इलाज करने से मना कर दिया, ठीक, तो वह कहाँ गया, कोर्ट में। और कोर्ट में जब जाएगा तो क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि आर्टिकल 21 जीवन का अधिकार है ना, वह व्यक्ति ट्रेन से एक्सीडेंट कर गया है, गिर गया है, उसकी ब्लड सीट से काफी ब्लड आ रहा है, अगर उसका इलाज नहीं हो पाएगा तो मर भी सकता है। ठीक, तो एक तरीके से कहिए कि वह सरकारी जो हॉस्पिटल था उसके साथ खिलवाड़ किया जिंदगी और मौत का। वह व्यक्ति प्राइवेट हॉस्पिटल में गया और प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने के बाद क्या, वो इलाज तो करवा लिया, ठीक तो हो गया, फिर उसने अपील कर दिया कहाँ, न्यायपालिका में, कोर्ट में। अब कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को कहा कि आपकी हॉस्पिटल, आपकी सिस्टम, आपकी व्यवस्था ने क्या किया, इस हकीम शेख के साथ खिलवाड़ किया है, इसकी जान भी जा सकती है, इसकी मौत भी हो सकती है, इसीलिए क्या कर सकते हैं कि इसके बाद क्या हो सकता है, खत्म हो जाए, इसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, इसलिए आप इसको क्या करिए, हर्जाना मुआवजा दीजिए। सरकार को यह आदेश भी दिया गया कि वह प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्था की रूपरेखा तैयार करे और उसमें आपात स्थितियों में रोगियों के इलाज पर विशेष ध्यान दिया जाए। अब समझ में आ रहा है ना बातें। चलिए अब यहां कह रहा है, देखिए यहाँ पे कुछ फोटो दिया गया है। फोटो में कह रहा है, यह जो फोटो है ये भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। उसी दिन हमारा देश गणतंत्र बना था। ठीक, अपने पूर्ववर्ती फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की भांति यह न्यायालय भी पहले संसद भवन के भीतर चैम्बर ऑफ प्रिंसेज में हुआ करता था। 1958 में इस इमारत में स्थानांतरित किया गया। सुना रहा है ना, एक क्या था, इसको अलग किया गया कब, 1958 में। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए अब कह रहा है कि अपनी शिक्षिका की सहायता से इस तालिका में दिए गए खाली स्थानों को भरिए। केंद्र और राज्यों के बीच विवाद होगा। ठीक है, कहां सुनवाई किया जाएगा, कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। दो राज्यों के बीच विवाद, सुप्रीम कोर्ट में। दो नागरिकों के बीच विवाद, कैसी विवाद, न्यायपालिका में जाएगा। ऐसे कानून जो संविधान को उल्लंघन करते हो न्यायपालिका में जाएगा। ठीक है, अब देखिए स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है, जरा इसको पढ़ते हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है, देखिए यहां क्या कह रहा है। कल्पना कीजिए कि एक ताकतवर नेता ने आपके परिवार की जमीन पर कब्जा कर लिया है। आप एक ऐसी व्यवस्था में रहते हैं जहां नेता किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटा सकते हैं। समझ रहे हो ना, इमेजिंग है, यह है नहीं ऐसा, इमेजिंग है, या उसका तबादला कर सकते हैं। मतलब कह रहा है, इमेजिंग कीजिए कि एक ताकतवर नेता है जो आपके परिवार की जमीन को कब्जा में ले लिया और आप ऐसी व्यवस्था में रहते हैं जहां नेता सर्वोच्च है, मतलब नेता न्यायाधीश को अपने अंडर में रखा है, तो कहां जाएंगे आप। ठीक, फिर कह रहा है, जब आप इस मामले को अदालत में ले जाते हैं तो न्यायाधीश भी नेता का हिमायत करता दिखाई देता है। मतलब न्यायाधीश किसका है, नेता का, और आप कहां जाएंगे, नेता, न्यायाधीश ही तो जाएंगे, न्यायपालिका के पास तो जाएंगे ना। अब कहिए, नेताओं का न्यायाधीश पर जो नियंत्रण रहता है उसकी वजह से न्यायाधीश स्वतंत्र रूप से फैसले नहीं ले पाते हैं। न्यायाधीश को पता है कि नेता ने गलत करके उसका जमीन अपने अंडर कब्जा लिया है, लेकिन हमारी नौकरी एक निजी व्यक्तियों के हाथों में आ गई है, इसलिए हम वह निष्पक्ष तरीके से वहां बात करने से मना कर देते हैं। फिर कहता है, स्वतंत्रता का यह अभाव न्यायाधीश को इस बात के लिए मजबूर कर देगा कि वह हमेशा नेता के ही पक्ष में फैसला सुनाए। हम ऐसे बहुत सारे किस्से जानते हैं जहां अमीर और ताकतवर लोगों ने न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया है, लेकिन भारतीय संविधान इस तरह की दखल अंदाजी को स्वीकार नहीं करता। इसलिए हमारे संविधान में न्यायपालिका को पूरी तरह स्वतंत्र रखा गया है। अब समझ में आ रहा है ना। अगर न्यायपालिका ही किसी से बिक जाए, अगर न्यायपालिका ही किसी के अंडर में आ जाए, अगर न्यायपालिका ही किसी नेताओं के चंगुलों में फंस जाए, तो वह देश का कल्याण नहीं होने वाला है। क्योंकि भारत में एक अमीर व्यक्ति हो या गरीब व्यक्ति हो, सबका उम्मीद किससे है, एक न्यायपालिका से ही तो है। ठीक है, चलिए अब कह रहा है, इस स्वतंत्रता का एक पहलू है शक्तियों का बंटवारा। क्या है, शक्तियों का बंटवारा। जैसा कि आपने पहले अध्याय में पढ़ा था
यह हमारे संविधान का एक बुनियादी पहलू है। इसका मतलब यह है कि विधायिका और कार्यपालिका जैसी राज्य की अन्य शाखाएं न्यायपालिका के काम में दखल नहीं दे सकती है। मैंने बताया ना अभी, कार्यपालिका क्या, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक है। अदालतें सरकार के अधीन नहीं है, नहीं वे सरकार की ओर से काम करती है। शक्तियों के इस बंटवारे को दुरुस्त रखने के लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की में सरकार की अन्य शाखाओं का कोई दखल ना हो। तब सरकार से बिल्कुल इसको सेपरेट रखा गया है, सरकार से कोई मतलब इसको नहीं है। इसलिए एक बार नियुक्त हो जाने के बाद किसी न्यायाधीश को हटाना बहुत मुश्किल होता है। आ रहा है ना, प्रत्येक 5 साल पे इसकी बहाली आना जाना नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। न्यायपालिका की यह स्वतंत्रता, अदालत क्या कह रहा है, न्यायपालिका की यह स्वतंत्रता अदालतों को भारी ताकत देती है। इसके आधार पर वे विधायिका और कार्यपालिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को रोक सकती है। अब समझ में आ रहा है, न्यायपालिका देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा में भी अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि अगर किसी को लगता है कि अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो अदालत में जा सकता है। समझ रहा है ना, किसके बारे में, मौलिक अधिकार, ध्यान रखिएगा, मौलिक अधिकार। फिर कह रहा है भारत में अदालतों की संरचना कैसी है, संरचना की बात कर रहा है। ऊपर में सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ध्यान रखिएगा। फिर कह रहा है हमारे देश में 3 अलग अलग स्तर पर अदालतें होती है। निचले स्तर पर बहुत सारी अदालतें होती है, सबसे ऊपरी स्तर पर केवल एक अदालत है। जिन अदालतों से लोगों का सबसे ज्यादा ताल्लुक होता है उन्हें अधीनस्थ न्यायालय या जिला अदालत कहा जाता है। मैंने बताया था ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय। ये अदालतें आमतौर पर जिलों या तहसील के स्तर पर या किसी शहर में होती है। बहुत तरह के मामलों की सुनवाई करती है। प्रत्येक राज्य जिलों में बटा होता है और हर जिले में एक जिला न्यायाधीश होता है। प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है, ठीक। यह अपने राज्य की सबसे ऊंची अदालत होती है। अब समझ में आ गया ना। फिर कह रहा है, जरा देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, होती है, लिख लिए। अब देखिए, उच्च न्यायालयों से ऊपर सर्वोच्च न्यायालय होता है। यह देश की सबसे बड़ी अदालत, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहते हो ना, उसकी बात कह रहा है। तो कहाँ स्थित है, दिल्ली में। देश के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के मुखिया होता है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले देश के बाकी सारी अदालतों को मानने होते हैं। मतलब हर राज्यों में हाई कोर्ट होगा, हर जिला में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा, है ना। जिन राज्यों में हाई कोर्ट नहीं है उसका बगल वाला संभालेगा, और देश में एक ही होगा। तो जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होगा, सभी हाई कोर्टों को और डिस्ट्रिक्ट कोर्टों को मानना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। आगे कह रहा है निचली अदालत से ऊपरी अदालत तक हमारी न्यायपालिका की संरचना एक पिरामिड की तरह काम करता है। देखिए, है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इस तरीके का वहां पे कोर्ट बना होता है और काम करता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए क्या है, उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले 1862 में कलकत्ता, बंबई और मद्रास में की गई थी। देख लीजिए, ये आपका क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ये आपका पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक ना। उच्च न्यायालयों की स्थापना सबसे पहले कहाँ किया गया था, तो कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में। कब किया गया था, 1862 में, ध्यान रखिएगा। दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन 1966 में हुआ। सब क्वेश्चन है। आज देश भर में 21 उच्च न्यायालय हैं, ध्यान रखिएगा। बहुत सारे राज्यों को अपने उच्च न्यायालय हैं, जबकि पंजाब और हरियाणा का एक साझा उच्च न्यायालय भी है, यह चंडीगढ़ में स्थित है। दूसरी तरफ 7 उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए गुवाहाटी में एक ही उच्च न्यायालय रखा गया है। ज्यादा से ज्यादा लोगों के नजदीकी पहुंचने के लिए कुछ उच्च न्यायालयों की राज्य के अन्य हिस्सों में शाखाएं भी हैं। जैसे यहाँ पे देखिए आगे क्या कह रहा है, मद्रास उच्च न्यायालय का फोटो है, देख लीजिए, ठीक ना। मद्रास उच्च न्यायालय का ये फोटो है। क्या विभिन्न स्तरों की ये अदालतें
एक दूसरे से जुड़ी हुई है क्या? जी हाँ, भारत में हमारे पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। इसका मतलब यह है कि ऊपरी अदालतों के फैसले नीचे की सारी अदालतों को मानने होते हैं। मैंने बताया ना, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो यहाँ बनेगा यहाँ पर लागू होगा, उसके बाद यहाँ होगा। ठीक, इस एकीकरण को समझने के लिए अपील की व्यवस्था को देखा जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं है, तो वह उससे ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है। अपील की व्यवस्था को समझने के लिए आइए एक मुकदमे पर विचार करें। यह राज्य बनाम लक्ष्मण कुमार एवं अन्य का मुकदमा है, जो निचली अदालत से सर्वोच्च न्यायालय तक लड़ा गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। 1980 के फरवरी महीने में लक्ष्मण कुमार ने 20 वर्षीय सुधा गोयल से विवाह किया था। चलिए पढ़ते हैं, अब केस स्टडी टाइप का है। 1980 में क्या हुआ था? फरवरी महीने में, ठीक इसी आजकल के महीने में, लक्ष्मण नाम का एक व्यक्ति ने सुधा गोयल से विवाह कर लिया। वे दिल्ली के एक फ्लैट में रहते थे, जहां लक्ष्मण के भाई और उनके परिवार भी रह रहे थे। ठीक, 2 दिसंबर 1980 को सुधा की अस्पताल में मौत हो गई। वह जली हुई थी। अब जला दिया गया कि खुद आग लगा ले, यह भी सस्पेंस का मामला है। सुधा के घर वाले ने अदालत में मुकदमा दायर किया। जब निचली अदालत के सामने यह मुकदमा आया तो 4 पड़ोसियों को भी गवाह के तौर पर बुलाया गया। ठीक, पड़ोसियों ने अपने बयान में कहा कि 1 दिसंबर की रात को उन्होंने सुधा की चीख सुनी थी और मामला जानने के लिए वे बलपूर्वक लक्ष्मण के घर पे घुसे। वहां उन्होंने देखा कि सुधा की साड़ी से आग की लपटें उठ रही थी। अब समझ में आ गया ना? चिल्लाने के बाद क्या करा? चीख। अब वह लक्ष्मण फंस गया। क्यों फंस गया? चीख रही थी, मतलब तो जबरदस्ती किसी ने आग लगा दिया है। उन्होंने सुधा को एक बोरे और कंबल में लपेटकर आग बुझाई। सुधा ने उन्हें बताया कि उसकी सास शकुंतला ने के ऊपर मिट्टी का तेल डाला था और लक्ष्मण कुमार ने आग लगाई थी। हे भगवान, समझिए जरा, ऐसे ऐसे भारत में लोग हैं और ऐसे मामले तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पर डे आ रहा है भाई। तो समझिए कि जब आंकड़ा आता है तो की बात करते हैं। बहुत ऐसे तो है जो आंकड़ा ही नहीं है, लोग यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, थाना तक लेके मैनेज कर देते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है, मुकदमे के दौरान सुधा के परिवार वाले और एक पड़ोसी ने कहा, क्या कहा कि सुधा के ससुराल वाले उसके साथ बहुत ज्यादा मारपीट करते थे। अब समझ में आ रहा है ना? ऐसे लोगों को तो फांसी देना चाहिए, लेकिन कब? जब प्रूफ हो जाए तब। ऐसे नहीं, जैसे कि इन्होंने प्रूफ लिया ना, डेड बॉडी भी मिल गया है, नहीं आग का जलता हुआ भी मिल गया, पड़ोसी भी गवाह के रूप में दे दी बयान, तो अब इसको क्या होगा? सजा तो होगा। फिर कह रहा है, उनकी मांग थी कि पहले बच्चे के पैदा होने पर उन्हें एक बड़ी रकम, एक स्कूटर और एक फ्रिज दिया जाए। देखिए, मैंने अभी जस्ट बताया ना, महिला हिंसा पर अभी जो कानून बना 2005 में, मैंने बताया ना उस पर क्या हुआ था, यही मामला है। मतलब कि महिलाओं को इस तरीके से हिंसात्मक तरीके से लोग करते हैं, इतना हिंसा करते हैं, इतना टॉर्चर करते हैं, इतना परेशान करते हैं, वह व्यक्ति, वह महिलाएं उब जाती है नहीं। अपने बचाव में लक्ष्मण और की मां ने कहा कि सुधा दूध गर्म कर रही थी, तभी उसकी साड़ी में आग लग गई। अब एक सफाई दे रही है, ये जो लक्ष्मण की मां है शकुंतला, सफाई दे रही है कि सुधा को हमने मिट्टी तेल नहीं छिड़का है, लक्ष्मण ने तिली नहीं लगाई है, बस दूध गर्म कर रही थी तो साड़ी में आग पकड़ लिया। देख रहे हैं ना? फिर देखिए, इन सभी बयानों और साक्ष्यों के आधार पर निचली अदालत ने लक्ष्मण और उसकी मां शकुंतला और सुधा के जेठ सुभाष चंद्र को दोषी करार दिया और तीनों की मौत की सजा सुनाई। गुड, जो अभी हम मांग कर रहे थे वही सुना दिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, सुनाया ना? ऐसे ऐसे को ये होना चाहिए। फिर देखिए आगे क्या आया। अब यह अपील कहां करेगा? हाई कोर्ट करेगा। फिर देखिए, 1983 के नवंबर महीने में तीनों आरोपियों ने इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर कर दी। कहां कर दिया? उच्च न्यायालय, यानी कि हाई कोर्ट में अपील कर दिया। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या कह रहा है। तीनों तरफ के वकीलों के तर्क सुनने के बाद
तरफ दोनों तरफ होता है ना, यानी कि उसका सुधा के परिवार वाला भी और लक्ष्मण के परिवार वाला भी। उच्च न्यायालय ने फैसला लिया कि सुधा की मौत एक दुर्घटना थी। अब ले आ गया ना, वह मिट्टी के तेल से जलने वाले स्टोव से जली थी। अदालत ने लक्ष्मण, शकुंतला और सुभाष चंद्र तीनों को बरी कर दिया। समझ में आ गया ना बातें? मतलब हाई कोर्ट में जाके बरी भी का प्रावधान है, कर सकते हैं, लेकिन ये गलत है। देखिए आगे क्या कहता है, जरा इस पे देखते हैं। शायद आपको कक्षा 7 की किताब में महिला आंदोलन पर केंद्रित चित्र निबंध याद होगा। अब देखिए, अब जब महिला क्या करेगी, इस पे आक्रोशित होकर कुछ आंदोलन करने की इच्छाएं होगी। उसमें आपने पढ़ा था 1980 के दशक में देश भर में महिला संगठन दहेज हत्याओं के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, है ना। अब उसके बच्चा हुआ, स्कूटी डिमांड कर रहा था। स्कूटी नहीं मिलने पे उसकी सास ने मिट्टी तेल जला दी, रख दी, और पति ने उसका आग लगा दिया। ठीक है, देखिए उन्हें इस बात पर दुख था कि अदालतें इस तरह की घटनाओं में दोषियों को दंडित नहीं कर पा रही है। उच्च न्यायालय के उपरोक्त फैसले ने ऐसी जागरूक महिलाओं को काफी परेशान कर दिया। उन्होंने कई जगह धरने प्रदर्शन किए और उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में एक और अपील दायर कर दी। अब समझ में आ रहा है ना? अब क्या हुआ, अब इसकी अपील कहाँ हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय। यह अपील इंडियन फेडरेशन ऑफ वीमेन लॉयर्स नामक संगठन की तरफ से दायर की गई थी। अब महिलाएं छोड़ेंगी नहीं, महिलाएं इसको पीछे पड़ गई। ये संगठन जो था पीछे पड़ गई। अब देखिए लक्ष्मण का बेड़ा गड़के होने वाला है, देखते हैं क्या होता है आगे। 1885 में सर्वोच्च न्यायालय ने लक्ष्मण और उसकी मां व भाई को बरी करने के फैसले के खिलाफ, आ गया ना मामला, खिलाफ मतलब फिर उसको मुकदमा शुरू कर दिया। ठीक है, वकीलों के तर्क सुनने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया वह उच्च न्यायालय के फैसले से अलग था। सर्वोच्च न्यायालय ने लक्ष्मण और की मां को तो दोषी पाया, लेकिन सुभाष चंद्र को आरोपों से बरी कर दिया। ऐसे भी सुभाष चंद्र की कोई गलती थी नहीं, उस बेचारे को क्या मतलब था, क्योंकि उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं थे। सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। मतलब चलो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फांसी की सजा दी, अधीनस्थ न्यायालय हाई कोर्ट ने क्या किया, बरी कर दिया, और फिर सुप्रीम कोर्ट के पास महिला संगठन ने अपील करवा लिया और उम्र कैद में बदल दिया। देखिए आगे क्या होता है, देखते हैं। अब कह रहा है, देखिए यहां पे विधि व्यवस्था की विभिन्न शाखाएं कौन सी हैं, विधि व्यवस्था की विभिन्न शाखाएं कौन सी हैं उसकी बात कह रहा है। देखिए दहेज हत्या का यह मामला समाज के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में आता है। समाज के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में यह आपराधिक फौजदारी कानून का उल्लंघन है। फौजदारी कानून के अलावा हमारी विधि व्यवस्था दीवानी कानून या सिविल लॉ से संबंधित मामलों को भी देखती है। फौजदारी और दीवानी कानून के बीच फर्क को समझने के लिए नीचे दी गई तालिका को देखिए। क्या होगा दीवानी और फौजदारी मामले में क्या क्या होता है सो देखिए। यह है फौजदारी और यह दीवानी। कह रहा है ऐसे, समझिए यहाँ पे क्या कह रहा है, ये ऐसे व्यवहार या क्रियाओं से संबंधित हैं जिन्हें कानून में अपराध माना गया है। उदाहरण के लिए चोरी, दहेज के लिए औरत को तंग करना या हत्या करना, ये फौजदारी क्रिमिनल में आएगा। ठीक, इसका संबंध व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन या अवहेलना से होता है। इसमें जमीन की बिक्री, चीजों की खरीदारी, किराया, तलाक आदि से संबंधित है। ठीक है, फिर कह रहा है इसमें सबसे पहले आमतौर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्राथमिकी FIR दर्ज कराई जाती है। इसके बाद पुलिस अपराध की जांच करती है और अदालत में केस फाइल करती है। इसमें दीवानी में क्या है, प्रभावित पक्ष की ओर से न्यायालय में यह याचिका दायर की जाती है। अगर मामला किराए से संबंधित है तो मकान मालिक या किराएदार मुकदमा दायर कर सकता है। फिर कह रहा है फौजदारी में अगर व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे जेल भेजा जा सकता है और उस पर जुर्माना भी किया जा सकता है। इसमें कह रहा है दीवानी में अगर अदालत राहत की व्यवस्था करती है, उदाहरण के लिए अगर मकान मालिक और किराएदार के बीच विवाद है तो अदालत यह आदेश दे सकती है कि किराएदार मकान को खाली करे और बकाया राशि का भुगतान करे। ठीक ना, इस तरीके के वह कामों को करता है। देखिए अब कह रहा है इस तरीके का यहाँ पे
कि इसको भरना है। कुछ लड़के स्कूल जाते वक्त लड़कियों को हर रोज परेशान करता है, ठीक। अब इसमें इसमें भरना है उसको। अब कह रहा है क्या हर व्यक्ति अदालत की शरण में जा सकता है? क्या हर व्यक्ति अदालत की शरण में जा सकता है? देखिए सिद्धांत था, भारत के सभी नागरिक देश के न्यायालयों की शरण में जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। भारत के सीमा के अंदर जितने भी लोग रहने वाले हैं सभी व्यक्ति को यह अधिकार है, वह जा सकता है कहाँ? शरण में। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक नागरिक को अदालत के माध्यम से न्याय मांगने का अधिकार है। जैसा कि आपने पीछे पढ़ा है, न्यायालय हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर किसी नागरिक को ऐसा लगता है कि वह उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो न्याय के लिए अदालत में जा सकता है। हम लोगों ने इस पर चर्चा अच्छे से कर लिया है। अदालत की सेवाएं सभी लोगों के लिए उपलब्ध है, लेकिन वास्तव में गरीबों के लिए अदालत में जाना काफी मुश्किल साबित होता है, क्योंकि किराया, भाड़ा, पैसे बहुत खर्च होते हैं। कानूनी प्रक्रिया में न केवल काफी पैसा और कागजी कार्रवाई की जरूरत पड़ती है, बल्कि उसमें समय भी बहुत लगता है। अगर कोई गरीब आदमी पढ़ना लिखना नहीं जानता है और उसका पूरा परिवार दिहाड़ी मजदूरी से चलता है तो अदालत में जाने और इंसाफ पाने की उम्मीद उसके लिए बहुत मुश्किल आता है, ठीक ना। उस व्यक्ति को नॉलेज नहीं है, डेली 500 रुपया कमाएगा, वह खाएगा, तो अदालत में जाके कैसे जा पाएगा वो। फिर कह रहा है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका की व्यवस्था विकसित की थी। इस तरह सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक ज्यादा से ज्यादा लोगों की पहुंच स्थापित करने के लिए प्रयास किया। न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति या संस्था को ऐसे लोगों की ओर से जनहित याचिका दायर करने का अधिकार दिया जिनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। अगर ऐसा किसी व्यक्ति को हो रहा है तो वह अपील कर सकता है। यह याचिका उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है। न्यायालय ने कानूनी प्रक्रिया को बेहद सरल बना दिया है, ठीक है। अब सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के नाम से भेजे गए पत्र या तार को भी जनहित याचिका माना जा सकता है। शुरुआती सालों में जनहित याचिका के माध्यम से बहुत सारे मुद्दों पर लोगों को न्याय दिलाया गया था। मतलब समझ आ रहा है ना कि अगर लगता है कि भाई अगर आप अब नहीं जा सकते हैं तो एक सामूहिक तरीके से वह समस्या अगर है तो अब जनहित याचिका अपील करिए, आपको सुनवाई किया जाएगा। बंधुआ मजदूरों को अमानवीय श्रम से मुक्ति दिलाने और बिहार में सजा काटने के बाद भी रिहा नहीं किए गए कैदियों को रिहा करवाने के लिए जनहित याचिका का ही इस्तेमाल किया गया था। समझ में आ रहा है ना। जबरदस्ती किसी को व्यक्ति को आप काम करवाएंगे, जबरदस्ती बंद करके रखेंगे तो उसके लिए जनहित याचिका से तो क्या कर सकते हैं, हटवा सकते हैं। अब कह रहा है, ठीक, कह रहा है क्या आप जानते हैं कि सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों को दोपहर का जो भोजन मिड डे मील क्या चल रहा है, मिड डे मील योजना दिया जाता है, उसकी व्यवस्था भी एक जनहित याचिका के फलस्वरूप ही हुई है। दाईं ओर से दिए गए चित्रों को देखें और नीचे दिए गए विवरण को पढ़ें। देखिए क्या कह रहा है। वर्ष 2001 में राजस्थान और उड़ीसा में पड़े सूखे की वजह से लाखों लोगों के सामने भोजन का भारी अभाव पैदा हो गया था, ठीक। सरकारी गोदाम अनाज से भरे पड़े थे, परंतु सारा गेहूं चूहों की भेंट चढ़ गया था। मतलब लोग भूखे हैं लेकिन बांटवा नहीं रहे हैं। इस स्थिति को देखते हुए पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज नामक एक संगठन ने सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की। देखिए जनहित याचिका का मतलब होता है हमेशा एक ग्रुप का हित, ठीक, निजी लोगों का नहीं, 2, 4, 10, 20, 25, 50, 100 लोगों का हित। फिर कह रहा है याचिका में कहा गया था कि संविधान के अनुच्छेद 21 में जो जीने का अधिकार है, दिए गए जीवन के मौलिक अधिकारों में भोजन का अधिकार भी शामिल है। राज्य की इस दलील को भी गलत साबित कर दिया गया। उसके पास संसाधन नहीं है। इसका आधार यह था कि सरकारी गोदाम अनाज से भरे हुए थे। तब सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि सबको भोजन उपलब्ध कराया जाए, राज्य का दायित्व है। अब समझ में आया ना। मतलब अनाज भरा हुआ है, खाने के लिए दे नहीं रहा है कोई, ठीक। एक PIL डाला गया। अब सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि उस राज्यों को कि ये जो गेहूं है गोदामों में उसको बंटवाइए। लिहाजा सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को आदेश दिया कि वह नए रोजगार पैदा करे, राशन की सरकारी दुकानों के जरिए सस्ती दर पर भोजन उपलब्ध कराए और बच्चों को स्कूल में दोपहर का भोजन दिया जाए। न्यायालय ने सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में रिपोर्ट करने के लिए
2 खाद्य आयुक्तों को भी नियुक्त किया। अब समझ में आ रहा है ना PIL का मतलब। चलिए अब कह रहा है आम आदमी के लिए अदालत तक पहुंचना ही न्याय तक पहुंचना होता है। मतलब आम आदमी भाई, जो व्यक्ति डेली 200-300 दिहाड़ी कमा रहा है, कहां तक जा पाएगा। अदालतें नागरिकों के मौलिक अधिकारों की व्याख्या में एक अहम भूमिका निभाती है, जैसा कि आपने उपरोक्त उदाहरण में देखा है। अदालत ने इस संविधान के अनुच्छेद 21 की व्याख्या करने के बाद यह कहा था कि जीवन के अधिकार में भोजन का अधिकार भी शामिल होता है। ठीक, अगर यह नहीं शामिल हुआ होता तो क्या करते, हाँ, वो जो कोर्ट था वह राज्यों को ऑर्डर नहीं करता। फिर कह रहा है इसलिए अदालत ने राज्य को आदेश दिया, वह दोपहर के भोजन की योजना मिड डे मील जो स्कूलों में चलाई जा रही है, सभी लोगों को भोजन मुहैया कराने के लिए आवश्यक कदम उठाए। अब समझ आ रहा है ना। फिर कह रहा है लेकिन अदालत के कुछ फैसले ऐसे भी रहे हैं जिन्हें लोग आम आदमी के लिए नुकसानदेह मानते हैं। ठीक, जैसे उदाहरण के लिए गरीबों के आवास अधिकार जैसे मुद्दों पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं का मानना है कि बस्तियों झुग्गी झोपड़ियों को बेदखल करने के बारे में अदालत द्वारा दिए गए हाल के फैसले पुराने फैसलों के विरुद्ध हैं। हाल के फैसलों में झुग्गी वासियों को शहर में घुसपैठियों की तरह देखा जा रहा है। ठीक है, चलिए अब इसमें देखते हैं क्या कह रहा है। अब इसमें है, कह रहा है ओल्गा टेनिस बनाम बंबई नगर निगम के मुकदमे में न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया। इस फैसले में अदालत ने आजीविका के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा बताया। नीचे इस फैसले के कुछ अंश दिए गए हैं। इन्हें पढ़ने पर पता चलता है कि न्यायाधीशों ने जीवन के अधिकार को आजीविका के अधिकार से किस तरह जोड़कर देखा है। ठीक है, फिर कह रहा है अनुच्छेद 21 द्वारा दिए गए जीवन के अधिकार का दायरा बहुत व्यापक है। जीवन का मतलब केवल जैविक अस्तित्व बनाए रखने से कहीं ज्यादा होता है। इसका मतलब केवल यह नहीं है कि कानून के द्वारा तय की गई प्रक्रिया जैसे मृत्यु दंड देने और उसे लागू करने के अलावा और किसी तरीके से किसी भी जान नहीं ली जा सकती। जीवन के अधिकार का यह एक आयाम है। इस अधिकार का इतना ही महत्वपूर्ण पहलू आजीविका का अधिकार भी है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जीने के साधनों यानी आजीविका के बिना जीवित नहीं रह सकता। मतलब जिस तरीके से आपको जीने का अधिकार है, उस तरीके से भोजन का व्यवस्था का भी अधिकार है। मतलब कोई व्यक्ति अगर भोजन नहीं करेगा जिए कैसे। फिर कह रहा है किसी व्यक्ति को पटरी या झुग्गी बस्ती से उजाड़ देने पर आजीविका के साधन फौरन नष्ट हो जाते हैं। यह एक ऐसी बात है इसे हर मामले में साबित करने की जरूरत नहीं है। प्रस्तुत मामले में आनुभविक साक्ष्यों से यह सिद्ध हो जाता है कि याचिकाकर्ता झुग्गियों और पटरियों पर रहते हैं, क्योंकि वे शहर में छोटे मोटे काम धंधों में लगे होते हैं और उनके पास रहने की कोई और जगह नहीं होती। वे अपने काम करने की जगह के आसपास किसी पटरी या झुग्गियों में रहने लगते हैं। ठीक है, देखिए रहने लगते हैं। इसलिए अगर उन्हें पटरी या झुग्गियों से हटा दिया जाए तो उनका रोजगार ही खत्म हो जाएगा। जब रोजगार ही खत्म हो जाएगा तो खाएगा कहाँ से? जब खाएगा नहीं तो फिर जिंदगी कहाँ से जी पाएगा बेचारा। इसका निष्कर्ष यह निकलता है कि याचिकाकर्ता को गुजारने से वे अपनी आजीविका के हाथ धो बैठेंगे और इस प्रकार जीवन से भी वंचित हो जाएंगे। ठीक है, फिर कह रहा है जबकि पहले वाले फैसलों ठीक में झुग्गी वासियों की आजीविका बचाने का प्रयास किया जा रहा है। न्याय तक आम लोगों की पहुंच को प्रभावित करने वाला एक मुद्दा यह है कि मुकदमे की सुनवाई में अदालतें कई साल लगा देती है। इस देरी को ध्यान में रखते हुए अक्सर यह कहा जाता है कि इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल, ये कहा जाता है, लेकिन ऐसा है नहीं। देखिए देरी लगाने के पीछे कारण यह है ठीक कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को सजा नहीं हो, ठीक ना, इसलिए देरी लगाई जाती है। फिर कह रहा है नवंबर 1907 में भारत के मुख्य न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन ने एक भाषण में कहा था कि भारतीय न्यायपालिका में 26 न्यायाधीशों से लैस एक सर्वोच्च न्यायालय, तो 75 स्वीकार पदों वाले 21 उच्च न्यायालय और 14,477 अधीनस्थ न्यायालय
समझ, 16 को उनकी वास्तविक संख्या इतना है, सब एक आंकड़ा दिया गया है। फिर यहाँ देखिए क्या कह रहा है इस चित्र में। 22 मई 1987 को मारे गए हाशिमपुरा के 43 मुसलमानों के कुछ परिजन दिखाई दे रहे हैं। हाशिमपुरा घटना का, ठीक। ये परिवार पिछले 20 साल से न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मुकदमा शुरू होने में जो इतना विलंब हुआ उसके कारण दिसंबर 2002 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह मामला उत्तर प्रदेश से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था। यह मुकदमा अभी भी जारी है। इसमें प्रोविंशियल आर्म्ड कांस्टेबुलरी के 19 लोगों पर हत्या और अन्य आपराधिक मामले के आरोप में मुकदमे चलाए जा रहे हैं। इस मुकदमे में 2007 तक केवल 3 गवाहों के बयान दर्ज किए गए थे। ठीक है, लेट होता है, लेट इसलिए होता है कि उसको सही तरीके से, जब तक न्यायपालिका को यह नहीं लगता है कि हाँ हम क्लियर हो गए हैं, संतुष्ट हो गए हैं, तब तक वो सजा नहीं दे सकता किसी भी व्यक्ति को। कह रहा है इसके बावजूद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि लोकतांत्रिक भारत में न्यायपालिका ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगर किसी का विश्वास है भी तो वही है ना, न्यायपालिका ने कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियों पर अंकुश लगाया है और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा की है। संविधान सभा के सदस्यों ने एक ऐसी न्यायपालिका का बिल्कुल सही सपना देखा था जो पूरी तरह स्वतंत्र हो। यह हमारे लोकतंत्र का एक बुनियादी पहलू है। मतलब जितना अच्छा न्यायपालिका होगा लोकतंत्र उतनी मजबूत होगी हमारे यहाँ, ये जान लीजिए। अब इसमें कह रहा है क्वेश्चन है, ठीक ना, इस क्वेश्चन को आपको पढ़ना है जिस तरीके से मैंने वहां बनाया था। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, निचली अदालत, यहां बना दिया गया है। ठीक, अब यहाँ पे एक पोस्टर है, उस पोस्टर के द्वारा इसको समझाया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे है बरी करना, मतलब किसी भी व्यक्ति को मुक्त कर देना, अपील करना, यानी कि निचली अदालत से उच्चली अदालत में अपील करना, किसी बात को लेके जाना, वो अपील होता है। मुआवजा, अगर कोई व्यक्ति किसी काम को करता है, ठीक है, अगर जैसे किसी नुकसान या क्षति की भरपाई के लिए दिए जाने वाले पैसे है वह मुआवजा कहलाता है। बेदखली, मतलब लोग उन्हें वहां से हटा देना। उल्लंघन, यानी कि मौलिक अधिकारों का हनन टाइप का उल्लंघन, मतलब जो आपको दिया गया है उसका अगर उल्लंघन कोई करता है उसको उल्लंघन कहते हैं। ठीक है, चलिए इस तरीके से हमारा आज का जो टॉपिक है हम लोग एंड करते हैं। अगली क्लास में ठीक हम लोग अध्याय 6 पढ़ेंगे और ये पढ़ेंगे कि हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली क्या है। तब तक के लिए ओके, बाय, थैंक यू।